मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वरुण सिंह, क्लास 7 चैप्टर 7 का दूसरा लेक्चर, जिस चैप्टर का नाम है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। आज इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर हम ले जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने वेदर के बारे में पढ़ा था कि वेदर किस चीज से प्रभावित होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेदर रिपोर्ट्स के बारे में। जब आप डेली वेदर रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में और रेडियो में सुनते हैं, तो डेली न्यूज़पेपर में डेली रिपोर्ट्स को हम लोग रीड करते हैं। तो डेली वेदर रिपोर्ट्स में जो इंफॉर्मेशन होता है वो टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, रेनफॉल के बारे में एंड 24 घंटे में जो भी होता है उसके बारे में जानकारी हमें मिलता है। तो 24 घंटे में क्या है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या है, ये प्रिडिक्ट करता है टाइमिंग। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट टाइमिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट अबाउट द टाइमिंग ऑफ मून राइज एंड मून सेट। मतलब चंद्रास्त और चंद्रोदय का समय भी बताता है। तो सो वेदर रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट, अगर हम बात करें वेदर रिपोर्ट की, तो स्टूडेंट मान लीजिए कि किसी दिन आप न्यूज़पेपर का एक सैंपल लीजिएगा। सैंपल में हम यहां बता रहे हैं, इस तरह से होगा बात, वेदर के बारे में, वेदर रिपोर्ट के बारे में। वेदर रिपोर्ट में है आपका सबसे ए सैंपल ऑफ न्यूज़पेपर, ए सैंपल ऑफ न्यूज़पेपर a sample of weather report of newspaper, sample of weather report, sample of weather report, sample of weather report of which appeared in newspaper, sample of weather report which appeared in newspaper। जैसे कि मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में वेदर के रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी रहती है, टीवी में आप सुनते हैं, लेकिन हम न्यूज़पेपर की बात करेंगे कि एक सैंपल तैयार होता है न्यूज़पेपर में वेदर के बारे में। तो मान लीजिए किसी दिन का हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो किसी दिन का आप वेदर रिपोर्ट देखेंगे न्यूज़पेपर में, ऑन से मंडे और ट्यूसडे, मंडे के बारे में। तो इसमें क्या है कि यहां पर इस तरह से सन बने रहते हैं न्यूज़पेपर में। देखिए ये सन, यहां पर सन है, इस तरह से हम सन ये हो गया सन। यहां पर न्यूज़पेपर में देखिएगा मैक्सिमम टेम्परेचर यहां पर मैक्स करके लिखा रहेगा, मैक्सिमम 33 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड +3, ये इस तरह से, और सो ऑन 34 या 32 +3। यू कैन ऑल्सो राइट 32 प्लस, you can also use 32 डिग्री सेंटीग्रेड +3। और मिनिमम में आप 18 डिग्री +2, इस तरह से वेदर रिपोर्ट आपका लिखा रहेगा न्यूज़पेपर में। और यहां पर मून सेट, अगर मान लीजिए मून सेट की बात करेंगे, तो मून सेट मंडे को, ऑन मून सेट मंडे 9:30 PM
मून राइज, मून राइज मंडे, मून सेट होगा तो मंडे को, राइज होगा तो ट्यूसडे को। मून राइज ट्यूसडे, इस तरह से। यहां पर मून राइज इज 11:55 PM. This is a weather report. And सनसेट, अगर बात करेंगे सनसेट की, सनसेट, सनराइज, सनसेट, सनराइज। द सनसेट अगर मंडे की बात करें, मंडे, ट्यूसडे, तो ये जो हो गया 5:34 PM and 6:36 AM, 6:36 AM. This is what the newspaper report suggests. And इसके बाद जो है लिखा रहेगा आपका क्लियर स्काई, मिस्ट इन द मॉर्निंग, मिस्ट इन द मॉर्निंग, मिस्ट इन द मॉर्निंग। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, देखिए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था आपका 32, तो यहां पर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ये हो गया 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इस मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी संडे, यहां पर ये 82 डिग्री एंड minimum humidity is you have 29%, minimum 29%, ये बात जिक्र रहता है। अगर मान लीजिए कि ये एक आपका वेदर रिपोर्ट तैयार किया गया है किसी दिन का, पर्टिकुलर डेज का, मंडे। सपोज द मैक्सिमम टेम्परेचर वाज 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड, चूंकि ये सेल्सियस है, 18 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस। +3 का है कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा आया, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उससे 3 डिग्री अधिक है, और ये नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर से 2 डिग्री अधिक है। तो ये सजेस्ट करता है कि नॉर्मल से +3 अधिक है मैक्सिमम, और नॉर्मल से +2 अधिक है ये टेम्परेचर। मतलब कि अगर हम बात करेंगे 32 से, यू कैन यूज हियर 33, तो मतलब 30 से 3 डिग्री अधिक है, यू कैन राइट 33 हियर। तो मैक्सिमम 33 डिग्री सेंटीग्रेड +3 का अर्थ होता है कि नॉर्मल से 3 अधिक है मैक्सिमम टेम्परेचर, और मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 2 अधिक है। मून सेट जो मंडे का रिपोर्ट तैयार है, तो मून सेट जो है, मून सेट मंडे को 9:30 में होगा, और मून राइज जो होगा वो 11:55 में होगा, वो ट्यूसडे को। सनसेट 5:34 और मंडे, और सनराइज 6:36 होगा आपको ट्यूसडे को। तो दिस इज द वेदर रिपोर्ट ऑफ ए डे। स्काई कैसी रहेगी? स्काई क्लियर स्काई रहेगी, मिस्ट कोहरा रहेगा इन मॉर्निंग, हल्का फुल्का, इस तरह से वेदर रिपोर्ट दिखाता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम जो था वो अराउंड 33 था एंड मिनिमम अराउंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड था। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन संडे इट वाज 82% एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी वाज 29%। ये एक वेदर रिपोर्ट है जो आपके न्यूज़पेपर पर अपीयर होता है, रोज प्रतिदिन देखिएगा। सनराइज सनसेट मंडे का होगा और सनराइज ट्यूसडे का होगा, मून सेट मंडे का होगा और मून राइज ट्यूसडे का, ऐसे दिया रहता है। ये आपका वेदर रिपोर्ट होता है। सो यहां पर देखिए रेनफॉल का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसका अर्थ क्या है? रेनफॉल, सिंस अब रेनफॉल प्रतिदिन तो होता नहीं है, ठीक, सो रेनफॉल का कोई रिकॉर्ड 24 घंटों के बारे में, अगर ये 24 घंटे के लिए तैयार होता है फॉर 24 आवर्स, फॉर ये 24 आवर्स,
24 आवर्स के लिए तैयार होता है। तो 24 घंटों में वर्षा के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं है। दिस थिंग appears in your newspaper. तो since rainfall, you should notice, since rainfall do not occur every day, वर्षा जो है प्रतिदिन होता नहीं है। So no rainfall has been recorded. So no rainfall has been recorded. इसलिए कोई रेनफॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया। Recorded in the weather report. कोई वेदर रिपोर्ट ड्यूरिंग पास्ट 24 आवर्स। तो बच्चों यहां ध्यान देंगे कि वेदर रिपोर्ट ये 24 आवर्स के लिए है। न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मून सेट, मून राइज, सेट देखेंगे तो उसी दिन का देखेंगे, और राइज देखेंगे तो अगले दिन का देखेंगे, सनसेट उसी दिन का देखेंगे, सनराइज अगले दिन का देखेंगे। तो ये सब जो है डाटा प्रिपेयर्ड होता है, 24 घंटों के लिए होता है। स्काई क्लियर, मिस्ट इन द मॉर्निंग, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर इतना होगा, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी के बारे में बताएं कि कितना वाटर वेपर हमारे वायुमंडल में होगा, वो 82%, मतलब 18% कम होगा सैचुरेशन से, और मिनिमम ह्यूमिडिटी जो होगा 29% होगा। तो अगर इस डाटा में कोई रेनफॉल को mm में दिखाया जाता है, रेनफॉल को अगर इस डाटा में कोई रेनफॉल नहीं दिखाया गया है तो रेनफॉल mm में दिखाया जाता है, कोई रेनफॉल नहीं दिखाया गया है, इसका अर्थ है कि वेदर रिपोर्ट में 24 घंटे में वर्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब कोई रेनफॉल होगा नहीं। तो ये चीज है वेदर रिपोर्ट्स में। अब वेदर रिपोर्ट्स आर अपीयर्ड इन, अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, दिस वॉज द वेदर रिपोर्ट ऑफ ए डे। एक दिन का वेदर रिपोर्ट था आपके साथ। अब हम चलते हैं कि वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट। यहां पर वेदर रिपोर्ट्स आर prepared by scientist। ये कौन तैयार करता है? वेदर रिपोर्ट को तैयार करते हैं साइंटिस्ट, कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। इनको क्या कहा जाता है? दिस साइंटिस्ट, कई साइंटिस्ट का नाम होता है मेट्रोलॉजिस्ट, कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट वेदर रिपोर्ट को तैयार करते हैं उनको कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। तो वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वेदर रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार होता है? उन साइंटिस्ट के द्वारा जिनको हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, और ये तैयार होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑफ गवर्नमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑफ गवर्नमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये रिपोर्ट तैयार होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट द्वारा, एंड कलेक्ट ऑल द डाटा ऑन द कंडीशन ऑफ। सारे डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं? दे कलेक्ट all the data
ये सारे डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं? दे कलेक्ट ऑल द डाटा ऑन द कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर, डाटा ऑन द कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर, हमारे वायुमंडल की स्थिति के अनुसार ये डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे वायुमंडलीय स्थिति मतलब जैसे हो गया आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, दूसरा प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, तीसरा विंड स्पीड क्या है, आपका विंड स्पीड क्या है, चौथा हो गया विंड डायरेक्शन क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है, इसके बाद ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, सनशाइन क्या है, सनशाइन क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, रेनफॉल और स्नोफॉल। देखिए जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डाटा कलेक्ट करती है, वो डाटा जो है हमारे वायुमंडलीय स्थिति पर निर्भर करती है। हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, मींस जो रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, वेदर्स के जो जानकारी को तैयार करते हैं, वो मेट्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करती है कि वो सारे डाटा को कलेक्ट करती है हमारे वायुमंडलीय स्थिति को देखकर, मींस हमारे वायुमंडल की स्थिति कैसी है, जैसे वहां टेम्परेचर कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ टेम्परेचर एंड वहां कैसा टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन चल रहा है, प्रेशर क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है, विंड स्पीड क्या है, विंड की स्पीड, विंड किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, सनशाइन कब हुआ, सनशाइन, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, these are the following things, this atmospheric condition मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को डाटा कलेक्ट करने के लिए और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तैयार करने के लिए काफी है। तो ये होता है, एंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस दे प्रिपेयर, और बहुत सारा सोर्स है जिससे ये प्रिपेयर करते हैं, ऑन एंड अदर वेरियस सोर्सेस एंड अदर various sources they prepare data, बहुत सारे अलग वेरियस सोर्स से वो डाटा को प्रिपेयर करते हैं। अब यहां पर टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट आल्सो चेंजेस, मतलब कि देखिए कभी कभी सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय ये भी बदलता रहता है। द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट आल्सो चेंजेस, सो यू शुड नोटिस यहां पर कि द टाइम ऑफ सनराइज, सनराइज एंड सनसेट, टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट also changes during the year, time of sunrise and sunset also changes during the year, पूरे साल में टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट भी बदलता रहता है। एंड ड्यूरिंग समर सनराइज ईयरली होता है, सो यू शुड नोटिस ड्यूरिंग समर सनराइज इज ईयरली, सनराइज क्या होता है, अर्ली होता है, सुबह होता है अर्ली। ड्यूरिंग समर सनराइज इज अर्ली एंड ड्यूरिंग विंटर एंड अर्ली एंड सनसेट क्या होता है, डे। सनराइज अर्ली एंड ड्यूरिंग समर sunset is less, sunset is क्या होता है कि ड्यूरिंग समर सनसेट होता है लेट में, होता है लेट। तो आप ड्यूरिंग समर सनराइज की कल्पना करेंगे तो ड्यूरिंग समर सनराइज थोड़ा पहले होती है और ड्यूरिंग समर सनसेट थोड़ा लेट होता है। और ये जो है पूरे साल में सनराइज और सनसेट भी जो है
पूरे साल में बदलते रहते हैं। सनराइज एंड सनसेट ऑल्सो चेंजेस ड्यूरिंग ईयर, पूरे साल में ये भी बदलते रहते हैं। तो पूरे साल में ये बदलते हैं। तो ड्यूरिंग विंटर की बात करेंगे, अगर बात करेंगे ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, सनराइज लेट होता है, सनराइज इज लेट। ड्यूरिंग विंटर सनराइज क्या होता है, लेट। तो ड्यूरिंग विंटर सनसेट इज अर्ली। ड्यूरिंग विंटर sunset is early, sunset is early during winter, sunset is early during winter, sunrise is late। तो ये होता है so day are shorter in winter but night are longer, so day are shorter in winter, day are shorter, they are shorter in winter, they are shorter in winter but night are longer, night are longer, नाइट क्या होता है, वो लंबा होता है। तो विंटर में क्या होता है कि सनराइज लेट होता है, राइज जो होता है लेट होता है, और ड्यूरिंग विंटर सनसेट तुरंत होता है। सो डे आर शॉर्टर इन विंटर, दिन जो होता है जाड़े के समय में वो छोटा होता है, बट नाइट आर लॉन्गर, लेकिन रात्रि क्या होती है, थोड़ी लंबी होती है। तो यहाँ पर टाइम ऑफ सनराइज सनसेट इसके बारे में जिक्र किया गया। ये सब एक वेदर का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। सन, हमारा सन जो है वेदर के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। तो सनराइज समर में क्या होता है, ड्यूरिंग समर सनराइज अर्ली होता है, ड्यूरिंग समर सनसेट लेट होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जाड़ा में सनराइज लेट होता है और सनसेट अर्ली होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जाड़े में जो दिन होता है वो छोटा होता है, लेकिन जाड़े में जो रात होता है वो थोड़ी लंबी होती है। रात इज लॉन्गर देन दिन इन विंटर। अब हम लोग चलते हैं कि वेदर डाटा ऑफ ए वीक। अगर वीक की बात करें, एक वीक का कोई डाटा हमको तैयार करना है, जैसे कि मान लीजिए कि एक सप्ताह के लिए कोई डाटा तैयार करना है वेदर का, तो यहां जिक्र करेंगे वेदर डाटा, वेदर डाटा ऑफ ए वीक, डाटा ऑफ अ वीक, एक सप्ताह के लिए वेदर की जानकारी। तो एक सप्ताह का वेदर की जानकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, एक सप्ताह मान लीजिए सपोज दैट इस डाटा को कलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए पेपर है, न्यूज़पेपर है, प्रतिदिन का हम लोग डाटा निकाल रहे हैं कि संडे को क्या है, मंडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को क्या हुआ, वेडनेसडे को क्या हुआ, थर्सडे को क्या हुआ, फ्राइडे को क्या हुआ, सैटरडे को क्या हुआ। सारा वेदर का जो है रिपोर्ट हम लोग काट के रख लेते हैं। तो उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ प्रिडिक्ट आगे के बारे में। तो वेदर डाटा ऑफ अ वीक, जैसे मान लीजिए कि ये किसी खास जगह से दिल्ली का रिपोर्ट है, दिल्ली का रिपोर्ट है, किसी खास दिन का नहीं, एक सप्ताह का रिपोर्ट देख रहे हैं, ये बताने के लिए है एक्चुअली। तो इसमें क्या है कि किसी खास दिन में, जैसे कि अगर डेट देखें, प्रतिदिन हम वहां न्यूज़पेपर में देख के या टीवी के वेदर रिपोर्ट्स को देख के हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। डाटा यहां पर कोई भी खास तारीख दे सकते हैं, जैसे हम दे रहे हैं 5/10/2000, ये से 8 का है ये डाटा, सपोज पुराना डाटा है। अब मान लीजिए ये है 6/10/2008 का ये डाटा हो गया। ये है 7/10/2008 का बात कर रहे हैं। ये है 8/10/2008 की बात कर रहे हैं। ये है 9/10/2008 का ये डाटा है। ये है 10/10/2008 का, फिर 11/10/2008 का ये डाटा है। से
लाइक दिस, ये दिन का नाम दिया गया है। अब यहां पर लिख रहे हैं टेम्परेचर, आई एम जस्ट यूजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर यहां पर लिखा जा रहा है। टेम्परेचर यू नो, टेम्परेचर होगा तो एक होगा मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्स टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, और दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा होगा मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर में ये चीज हो जाएगा। इसके बाद ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी, ये भी मैक्सिमम मिनिमम हम लोग जिक्र करेंगे। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, 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 और ये हो गया मिनिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और मिनिमम ह्यूमिडिटी। इसके बाद हो गया रेनफॉल, यहां पर हम लोग रेनफॉल का जिक्र करेंगे। रेनफॉल मतलब ये वेदर रिपोर्ट एक सप्ताह के लिए हम लोग किसी खास दिन का, किसी पार्टिकुलर दिन का हम देख रहे हैं। तो हम 2008 की बात कर रहे हैं, तो 5/10/2008, तो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड 5/10 के लिए अगर बात करें तो ये है मान लीजिए 33.1 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा अगर बात करेंगे तो 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो 32.1 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद जो है 31.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 5 के तारीख का अगर हम टेम्परेचर के मेजरमेंट को देख रहे हैं तो वो 33.1 था, 6 का ये था, 7 का ये, 8 का ये, 9 का ये, 10 का ये, 11 का ये। मतलब प्रतिदिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर का रिकॉर्ड था 5 तारीख से 11 तारीख के बीच, वो 5 तारीख से 11 तारीख तक वो ये मैक्सिमम टेम्परेचर का रिकॉर्ड था। अगर बात करेंगे मिनिमम टेम्परेचर की रिकॉर्ड की, तो मिनिमम टेम्परेचर यहां अगर देखते हैं, सपोज दिस इज योर डाटा, मिनिमम टेम्परेचर का रिकॉर्ड देख रहे हैं हम। मिनिमम, मैक्सिमम वाज दिस एंड मिनिमम वाज, मिनिमम की बात करेंगे, दिस इज, यहां पर मिनिमम टेम्परेचर ये था 17.4 डिग्री सेंटीग्रेड, this was 17.2 degree centigrade, this was 17.5 degree centigrade, this was 16.0 degree centigrade, this was 15 degree centigrade, और this is 16.3 degree centigrade, और this is 14.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम समझाने के लिए आपको ये प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा कोई नहीं है कि उस दिन पार्टिकुलर यही टेम्परेचर है। एक सप्ताह की एक काल्पनिक जानकारी है, मतलब कि इस तरह से कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 33.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 17.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये बात करेंगे तो ये था हमारा एक सप्ताह का डाटा। इसमें क्या है कि ह्यूमिडिटी के बारे में करेंगे तो ह्यूमिडिटी भी मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी मैक्सिमम और मिनिमम ह्यूमिडिटी होती है, मैक्सिमम, मिनिमम ह्यूमिडिटी। तो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं और मिनिमम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वाज 75%, 88%, दिस वाज, ये किसी दिन के लिए खास डाटा की बात की जा रही है। तो ये था 73%, 82%, 86%, ये 96, 75, 88, 73, 82%, 86%, 96%, and you have 84%. This was the maximum or minimum humidity of a day, particular week के लिए maximum minimum humidity, maximum humidity था ये। अब this was 30%, 32%, 28%, 29%, 29%,
29%, 24, 20, 43, 43% and 26%, 26%। मैक्सिमम मिनिमम ह्यूमिडिटी में यहां पर ये मिनिमम ह्यूमिडिटी दर्शाई गई है, मिनिमम ह्यूमिडिटी। अब रेनफॉल की बात करेंगे तो रेनफॉल केवल इस तारीख को हुआ था 2 mm। बाकी सब जगह अगर कहीं रेनफॉल नहीं है तो वहां रेनफॉल को नील दर्शाया जाता है, नील 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 एंड हियर नील, ये नील नील। तो ये रिपोर्ट तैयार हुआ है एक सप्ताह के लिए। तो एक सप्ताह के रिपोर्ट में अगर हम बात करेंगे, फिर वंस मोर थोड़ा सा डेट वगैरह भी कुछ यहां पर थोड़ा बच्चे ध्यान से देखेंगे आप। ये रिपोर्ट तैयार हो रहा है एक सप्ताह का। एक सप्ताह के रिपोर्ट में हम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं। कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो यहां पर क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है तो ये एक सप्ताह का ये रिपोर्ट है। तो हम लोग वेदर के रिपोर्ट को देख रहे हैं। तो देखिए 1/11 मतलब 1/11/2008 को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था न्यू दिल्ली में, तो वो था 33 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम टेम्परेचर 17.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमिडिटी की बात कही गई है तो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी वाज 75% और मिनिमम ह्यूमिडिटी वाज 30%, रेनफॉल वाज नील। तो ये पूरे हर दिन अगर हम देखते हैं, प्रत्येक दिन देखते हैं, तो प्रत्येक दिन में देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो एक समान कहीं भी नहीं है। दूसरा अगर बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो है एक समान कभी भी सप्ताह में नहीं है। यहां पर देखते हैं कि ये मैक्सिमम ह्यूमिडिटी यहां पर ये है, मिनिमम ह्यूमिडिटी ये है, रेनफॉल का कंडीशन ये है, मतलब सप्ताह के एक दिन में रेनफॉलिंग हुआ है। तो कभी कभी आप ये देखेंगे कि all 7 days of a week do not have same maximum and minimum temperature. All 7 days of a week do not have same maximum and minimum temperature मीन्स सप्ताह के 7 दिन जो होता है सेम मैक्सिमम ना ही सेम मिनिमम टेम्परेचर है। सिमिलरली ह्यूमिडिटी ऑल्सो, सो ऑन ह्यूमिडिटी उसी तरह से ह्यूमिडिटी है। अब देखिए सप्ताह में रेनफॉल कहीं नहीं है, एक दिन कहीं बीच में है, तो मतलब और ह्यूमिडिटी भी है का यही कंडीशन है। यह संभव हो सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है सप्ताह के किसी दिन में एक बराबर हो जाए, मतलब ये चाहे ये लगभग बराबर, मतलब कि करीब बराबर हो जाए। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सप्ताह के किसी दिन, सपोज यहां 1 ही लिख देते हैं, तो सप्ताह के किसी दिन में ये बराबर हो सकते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर may be same on some day of week, but all parameters मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर सप्ताह के किसी दिन में एक हो सकते हैं, लेकिन सारे पैरामीटर्स जो हैं वो एक नहीं होंगे। सारे पैरामीटर्स एक नहीं होंगे, ये दोनों एक हो गया, लेकिन ये एक नहीं है, ये एक नहीं है, तो ये एक नहीं है, दिस थिंग। तो कुछ पैरामीटर्स टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर अगर एक हो भी जाते हैं तो वी कैन नॉट से ऑल पैरामीटर्स आर सेम, सारे के सारा पैरामीटर्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो ये था हमारा वेदर रिपोर्ट ऑफ ए वीक, ये सप्ताह का वेदर रिपोर्ट जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल को दर्शाया गया है। रेनफॉल एमएम में मेजर किया जाता है
और रेन गेज इंस्ट्रूमेंट के सहायता से मेजर किया जाता है। तो सबसे पार्टिकुलर पैटर्न है वेदर रिपोर्ट में कि अगर बात करेंगे 7 दिन की, तो 7 दिन में क्या होता है कि अगर बाय द वे किसी 2 दिन का टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम एक बराबर हो भी गया, लेकिन सारा का सारा पैरामीटर्स आपका बराबर नहीं होगा, सारा पैरामीटर्स एक जैसा नहीं मिल पाएगा। सो वेदर जो होता है डे टू डे कंडीशन है। What we have defined the weather? Weather is a day-to-day condition. So we should see how weather changes every day and maximum weather changes every day. Weather कैसे प्रतिदिन बदल रहा है। अब वेदर रिपोर्ट ये एक सप्ताह का था। अब हम लोग चलते हैं वेदर रिपोर्ट। आफ्टर वेदर रिपोर्ट में चलेंगे क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है? द साइंटिस्ट मेट्रोलॉजिस्ट का नाम सुने हैं जो कि मौसम विभाग की जानकारी रखते हैं, उनको बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। तो हम यहां देंगे हेडिंग क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट क्या है कि साइंटिस्ट जो होते हैं मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर ऑफ वेरियस प्लेस। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं वेदर वेरियस प्लेस का एंड प्रतिदिन रिकॉर्ड करते हैं। दे रिकॉर्ड द वेदर ओवर पास्ट सेवरल डिकेड। और 10 साल 20 साल 30 साल से किसी जगह का वेदर को हमेशा रिजर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं। और इसको क्या होता है कि इससे क्या होता है कि हमको पता चलता है वेदर पैटर्न के बारे में। वेदर का पैटर्न कैसा है? व्हाट इज द वेदर पैटर्न? वेदर पैटर्न उस जगह का कैसा है? तो एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ एट ए प्लेस, यहां पर क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर पैटर्न, एवरेज वेदर पैटर्न एट ए प्लेस taken over long period of time, over a long period of time। देखिए एवरेज वेदर पैटर्न एट ए प्लेस टेकन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, करीब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करीब मान लीजिए से 25 years is called climate at that place, is called climate at that place। तो यहां पर हम विचार करेंगे बच्चों कि क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट एक एवरेज वेदर पैटर्न है और ये जो होता है साइंटिस्ट जहां पर हैं, जो भी मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो उस जगह पर जाके जहां के आपके क्लाइमेट वेदर को रेगुलर स्टडी रखते हैं। रेगुलर स्टडी करने के बाद करीब 10, 20, 22, 25 साल स्टडी करने के बाद वहां के वेदर पैटर्न को पूरी भली भांति जांच करने के बाद वो जो बताते हैं कि वहां का एवरेज वेदर पैटर्न हमेशा क्या रहेगा। मतलब एवरेज वेदर पैटर्न एट ए प्लेस टेकन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के बाद का वहां देख करके वहां ये निर्णय लगाया जाता है कि वहां मीन्स औसतन मौसम का पैटर्न क्या होगा 25 साल तक। दिस कॉल्ड क्लाइमेट एट दैट प्लेस। वहां को क्या कहते हैं? वहां की उस जगह को क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट में बच्चों इसको बोलते हैं जलवायु। क्लाइमेट को हिंदी में कहते हैं जलवायु। क्लाइमेट इन हिंदी विषय जलवायु। तो जलवायु वेदर डे टू डे कंडीशन है। लेकिन आप वही डे टू डे कंडीशन अगर हम 25 साल तक रिपीट करते हैं लंबे पीरियड तक, तो अध्ययन करने के बाद एक एवरेज हमको वहां का अनुमान मिलता है वेदर कैसा रहेगा, एवरेज वेदर पैटर्न। तो उस वेदर पैटर्न को हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट को हिंदी में बच्चों जलवायु कहते हैं। तो इफ द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज हाई, अगर मान लीजिए इफ द टेम्परेचर of a place, if the temperature of a place is high, अगर किसी जगह का टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज हाई, मोस्ट ऑफ टाइम
अगर किसी जगह का टेम्परेचर हाई है, देन वी से दैट climate at that place is hot. तो बच्चों यहां पर सबसे बड़ी बात है कि एवरेज वेदर पैटर्न एट ए प्लेस टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो वेदर पैटर्न होता है औसतन मतलब लगभग 25 साल अध्ययन करने के बाद वहां के वेदर को हम लोग जलवायु तक पहुंचते हैं. तो वो जो होता है कि वो एवरेज वेदर पैटर्न जलवायु हो गया. अब इफ टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज हाई, यदि किसी जगह का टेम्परेचर बहुत हाई है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हम लोग बहुत लगभग 25 साल 10-20 साल तक उसका टेम्परेचर हाई है, 22 साल तक, देन वी से द क्लाइमेट एट द प्लेस इज हॉट. क्लाइमेट वहां का हॉट है, जलवायु वहां का हॉट है. तो क्लाइमेट इज कॉल्ड जलवायु. क्लाइमेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं. और वहां का जलवायु अगर मान लीजिए कि हमेशा हॉट आए तो उसको हॉट कहते हैं. देयर आर 4 मेजर, वी हैव टू स्टडी, देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट? देयर आर 4 मेजर क्लाइमेट इन द वर्ल्ड. अब हम लोग चलेंगे बच्चों क्लाइमेट पर. क्लाइमेट क्या है ये तो हम बताएं. क्लाइमेट के बाद यहां देखेंगे कि देयर आर हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट वी हैव. देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड. सी हियर, देयर आर 4 major type of climate. 4 major type of climate. 4 major type of climate in the world. 4 major type of climate in the world. पहला क्या है? पहला है पोलर क्लाइमेट. फर्स्ट इज योर पोलर क्लाइमेट. पहला क्या हो गया? पोलर क्लाइमेट हो गया. दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया टेम्परेट क्लाइमेट. टेम्परेट क्लाइमेट. तीसरा क्या हो गया? ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तीसरा हो गया ट्रॉपिकल क्लाइमेट. और चौथा क्या हो गया? डेजर्ट क्लाइमेट. डेजर्ट क्लाइमेट. डेजर्ट क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो 4 मेजर क्लाइमेट हमारे वर्ल्ड में कौन कौन है? तो पहला हो गया पोलर. तो पोलर मतलब पोल्स पर. पोल्स मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द अर्थ. दूसरा है टेम्परेट क्लाइमेट. टेम्परेट. तीसरा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट. चौथा है डेजर्ट. तो इन सभी क्लाइमेट्स को स्टूडेंट्स हम लोग बारी बारी स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी दिस क्लाइमेट. अब इस क्लाइमेट को स्टडी के लिए हम लोग सबसे पहले जो क्लाइमेट है, सबसे ठंडे क्लाइमेट, दैट इज पोलर क्लाइमेट. पहला जो है, पहला जलवायु मतलब वहां लगातार ठंडा बना रहेगा. तो पोलर क्लाइमेट के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे. फर्स्ट इज योर पोलर क्लाइमेट. फर्स्ट इज योर पोलर क्लाइमेट मतलब ये ठंडा प्रदेश का क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट. तो पोलर क्लाइमेट क्या है? इट इज वेरी कोल्ड एंड कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. इट इज वेरी कोल्ड. ये बहुत कोल्ड है. दैट इज यू कैन से कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. ये क्या हो गया? कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड में जो है सबसे कोल्ड है, कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. पोलर क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. पोलर क्लाइमेट is extremely cold and dry. पोलर क्लाइमेट क्या होता है? बहुत ही ठंड होता है और सूखा होता है पोलर क्लाइमेट्स. और कोल्ड वाटर फॉल्स हियर एज स्नो. यहां पर वाटर जो है फॉल नहीं होता है, यहां पर स्नो फॉल होता है. सो इसलिए वहां कोई वर्षा नहीं होती है. वाटर फॉल्स, वाटर जो है किस रूप में बहेगा? वाटर
falls in the form of snow, falls in the form of snow. वाटर किस रूप में बच्चों रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ स्नो में, मतलब बर्फ ही निकलेगा, तो पानी तो दिखाई नहीं देगा, मतलब उसके सॉलिड फॉर्म को हम लोग देख सकते हैं वहां पर. नॉट एज रेन, स्नो वहां पर रेन नहीं होती है, दैट इज इट हैज नो रेन, वहां पर कोई वर्षा नहीं होता है. तो वाटर फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इट हैज नो रेन. अब यहां पर दूसरा क्लाइमेट जो है हमारा कौन सा है? तो दूसरा क्लाइमेट वी हैव द टेम्परेट क्लाइमेट. दूसरा हो गया आपका टेम्परेट, टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट हो गया ये क्लाइमेट. तो अब दूसरा क्लाइमेट जो है वो हमारा टेम्परेट क्लाइमेट हो गया. तो इट इज नाइदर वेरी हॉट इन समर और नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर. इट इज neither very hot in summer, very hot in summer, neither very hot in summer and nor very cold, and nor very cold in winter, ना ही cold in winter, nor very cold in winter. तो टेम्परेट क्लाइमेट जो होता है ना ही वेरी हॉट इन समर और ना ही वेरी कोल्ड इन विंटर. मीन्स इट इज नाइदर वेरी हॉट, गर्मी में ना ही बहुत ज्यादा गर्म होता है और ठंडा में ना ही बहुत ज्यादा ठंड होता है. देयर इज अ मॉडरेट रेनफॉल, न ज्यादा रेनफॉल न कम रेनफॉल. तो टेम्परेट में क्या होता है? देयर इज मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. वहां पर बहुत ही मध्यम गति का रेनफॉल होता है, बहुत ही मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है. और कभी कभी समटाइम्स वहां पर स्नोफॉल भी होता है, स्नोफॉल, कभी कभी वहां बर्फबारी भी होती है. अब हम लोग चलते हैं थर्ड में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तीसरा जो हो गया आपका वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट. देखिए पूरे संसार के क्लाइमेट्स की बात करेंगे तो 4 क्लाइमेट्स हैं, पोलर क्लाइमेट्स, टेम्परेट क्लाइमेट्स और थर्ड इज योर ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है? ए क्लाइमेट हैविंग हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी. A climate having very high temperature, very high temperature and humidity, high humidity, very high temperature and high humidity called tropical climate. called, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं. तो देखिए एक क्लाइमेट जहां पर बहुत ज्यादा ऊंचा टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा आर्द्रता हो, उसको हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं. इसके नेचर के बारे में बोलेंगे तो नेचर क्या हो गया? बहुत ज्यादा आर्द्रता के कारण वेरी हॉट एंड ह्यूमिड मतलब वहां पर नमी पानी में रहता है ज्यादा. तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होगा? वेरी हॉट एंड ह्यूमिड. तो ये सब क्लाइमेट है. तो डिफरेंट क्लाइमेट के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन. तो डिफरेंट क्लाइमेट के साथ डिफरेंट जोन में एनिमल का भी एडेप्टेशन डिफरेंट होगा, जो कि हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे. तो इसमें क्या है? पोलर क्लाइमेट. पोलर क्लाइमेट वेरी कोल्ड, कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक, पोलर क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. यस, पोलर क्लाइमेट कैसे होता है? एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड और सूखा रहता है. वहां पर बर्फबारी होती है स्नो के फॉर्म में, सो वहां रेन नहीं दिखाई देता है, मतलब वाटर का फॉर्म दिखाई देगा लेकिन सॉलिड स्टेट फॉर्म दिखाई देगा, नो रेन. टेम्परेट क्लाइमेट में नाइदर वेरी हॉट इन समर्स, गर्मी के मौसम में ना ही ज्यादा बहुत गर्म होगा और ठंडे के मौसम में ना ही ज्यादा बहुत ठंड होगा. वहां पर जो मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल होता है. ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेरी हाई टेम्परेचर, इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर. साथ इस यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है.
यहाँ पर आर्द्रता भी बहुत ज्यादा है, कॉल्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड वेरी। तो इसका मेन क्या हो गया, इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, उनका क्लाइमेट कैसा है, उनका क्लाइमेट वेरी हॉट, वेरी ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड। तो यूजुअली लॉट ऑफ रेन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ह्यूमिड मतलब लॉट ऑफ रेन, वेरी लॉट ऑफ रेन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यू शुड आल्सो राइट लॉट ऑफ रेन, लॉट ऑफ रेन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमारा कैसा था, हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेरी हॉट एंड ह्यूमिड है और वहां पर काफी वर्षा भी होती है। तो ये तीसरा था, पहला पोलर, दूसरा टेम्परेट और तीसरा था ट्रॉपिकल, और चौथा क्लाइमेट जो होगा वो डेजर्ट, जहां पर एकदम सूखा मीन्स रेगिस्तान कहते हैं हम लोग हिंदी में, डेजर्ट मरुभूमि। तो चौथा क्लाइमेट है वो है डेजर्ट क्लाइमेट। फोर्थ हो गया डेजर्ट क्लाइमेट, फोर्थ डेजर्ट, डेजर्ट क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट। डेजर्ट क्लाइमेट में इसमें क्या है, वेरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड ड्राई, वेरी hot during day and dry, very hot during day and dry। दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म रहेगा और सूखा रहेगा। very hot during day and dry। there is little rain in desert or no rain, there is very little, there is, यहां पर there is very little। देखिए ड्यूरिंग डे बहुत गर्म रहता है, एकदम सूखा। वेरी लिटिल रेन, वेरी लिटिल रेन, यहां पर बहुत कम वर्षा या ना के बराबर, लिटिल रेन, वेरी लिटिल रेन इन डेजर्ट एरिया, इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलता है। तो फोर्थ क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज डेजर्ट क्लाइमेट। टोटल हम लोग वर्ल्ड को क्लाइमेट के आधार पर 4 क्लाइमेट जोन में बांटे हैं। पहला था आपका बच्चों पोलर क्लाइमेट, दूसरा था टेम्परेट क्लाइमेट, तीसरा था ट्रॉपिकल और फोर्थ था डेजर्ट। द एवरी प्लेस ऑन अर्थ हैज इट्स ओन क्लाइमेट। वी कैन से एवरी प्लेस, अर्थ हमारी अर्थ, ग्रीन अर्थ, every place on the earth has its own climate, its own क्लाइमेट। मतलब पृथ्वी पर प्रत्येक प्लेस, एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज इट्स ओन क्लाइमेट। इसका अपना ही जलवायु होता है। पृथ्वी में हर भाग पर अपना ही जलवायु का अधिकार होता है। आवर क्लाइमेट्स किस बात पर डिपेंड करता है, देखिए पृथ्वी के हर भाग पर अपना क्लाइमेट है। हमारे देश का कुछ और है, दूसरे देश का कुछ और है, पोलर रीजन में कुछ और है, वी हैव सीन। लेकिन क्लाइमेट जोन को 4 भाग में बांटे हुए हैं और चारों भाग में रहने वाले अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग तरह से अडेप्टेड हुए हैं। तो चारों क्लाइमेट जोन में अलग अलग प्रकार के जीव अलग तरह से अडेप्टेड रहने के लिए हुए हैं। तो प्रत्येक पृथ्वी के भाग पर अपना अपना क्लाइमेट का अधिकार है, मतलब जलवायु। अब यहां पर ऑन व्हाट फैक्टर आवर क्लाइमेट्स डिपेंड, किस बात पर, तो आवर क्लाइमेट ऑन व्हाट फैक्टर, किस बात पर, ऑन व्हाट फैक्टर द क्लाइमेट डिपेंड, किस बात पर क्लाइमेट डिपेंड करता है। तो क्लाइमेट डिपेंड किस बात पर करता है, इसके बारे में हम जानेंगे।
तो आवर क्लाइमेट डिपेंड, यहां पर नोटिस कीजिएगा, क्लाइमेट डिपेंड on our position of earth, on our position of earth, climate depend on our position of earth and our distance from sun, and our distance from sun, मतलब दो चीज पर हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है। हमारी पृथ्वी की स्थिति, हमारे पृथ्वी का पोजीशन क्या है और उसका सन के साथ क्या दूरी है। आवर डिस्टेंस मतलब सन से कितनी दूरी पर है। तो देखिए जैसे गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, समझ जाइए कि ग्लोब पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, हमारी अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है। जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं तो ठंडा बढ़ने लगता है, जैसे जैसे हम सूर्य की तरफ आते हैं तो क्या होता है कि वहां गर्मी महसूस होने लगती है। तो क्या लिखा है, क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ अर्थ एंड आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, हमारा सन से कितनी दूरी पर है। ज्यादा दूरी मतलब ठंड, कम दूरी मतलब गर्म। द क्लाइमेट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस अराउंड द world because these are not equally heated by sun. Distance from the sun, अब जो है there are different climate at different position of earth. There are different climate at different position. क्लाइमेट जो है वो अलग अलग होता है। There are different climate at different places of the world. Different climate at different places of earth. Different places of earth because these are not equally heated. These are not equally heated. ये बराबर रूप से क्या होते हैं, हीटेड नहीं होते हैं। These are not heated. देखिए डिफरेंट क्लाइमेट होते हैं डिफरेंट प्लेस ऑफ अर्थ पर। ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये बराबर रूप से गर्म नहीं होते हैं। These are not equally heated. बराबर रूप से गर्म नहीं होते हैं, इसलिए ये डिफरेंट होता है। तो रीजन अराउंड द इक्वेटर, अगर मान लीजिए कि पृथ्वी मदर अर्थ की बात करें तो ये जो है हमारा इक्वेटर का जोन है। इक्वेटर मतलब मध्य, भूमध्य रेखा। इक्वेटर, जो प्लेस इक्वेटर के पास होगा वो सन के डायरेक्ट हीट को ग्रहण करेगा। जो जगह भूमध्य रेखा के पास होगा, जैसे कि अगर हम बात करें द रीजन अराउंड द इक्वेटर, द रीजन अराउंड द इक्वेटर, रीजन अराउंड द इक्वेटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। जो रीजन पृथ्वी के करीब, इक्वेटर के करीब होता है, इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन, वेयर सन साइन इज डायरेक्टली ओवरहेड। वेयर सन साइन इज डायरेक्टली ओवरहेड। देखो रीजन अराउंड इक्वेटर, जैसे कि पृथ्वी है हमारी, इधर वाला नॉर्थ पोल, इधर वाला साउथ पोल, नॉर्थ साउथ, और ये जो बीच है ये हमारा इक्वेटर का जोन है। तो इसके इक्वेटर के इर्द गिर्द जो होगा वो आपका ट्रॉपिकल रीजन होगा। ट्रॉपिकल रीजन जहां सनशाइन डायरेक्टली पड़ता है। यहां पर देखिए सनशाइन जो होता है इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ता है, तो ओवरहेड हो, डायरेक्टली ओवरहेड। सनशाइन हमारा डायरेक्टली पड़ता है, इसलिए वहां मैक्सिमम हीट होता है और वेरी हॉट क्लाइमेट। बिकॉज यहाँ पर
सनशाइन डायरेक्टली आपके ओवरहेड रहेगा और ओवरहेड होने के कारण वहां ज्यादा हीट महसूस होगा, ज्यादा हीट महसूस होगा और वहां की जलवायु जो होगी वो बहुत क्या होगी, गर्म होगी। अब देखिए यहाँ से दूरी नॉर्थ की, यहाँ देखिए साउथ की, वेरी लार्ज डिस्टेंस इट हैज टू ट्रेवल एंड यहाँ ये इसलिए कोल्ड जोन, एक्सट्रीमली कोल्ड जोन में घोषित होता है। तो जो हम फेस करते हैं सन को, जो हम चूंकि ट्रॉपिकल रेनफॉल, ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। एज द रीजन गेट मोर अवे फ्रॉम इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो सन का हीट जो होगा उतना कम होता चला जाएगा, दिस एज वी आर गोइंग फॉर वी आर रिसीविंग लेस हीट, मतलब एज द रीजन गेट्स मोर अवे फ्रॉम द इक्वेटर the amount of sun heat received by the region goes on decreasing. amount of heat जो होता है, जैसे जितना हम सूर्य के करीब है, ओवर हेड, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में हमारे सर के ऊपर जब देखिएगा तब हमारे माथा पर आपको सन दिखाई देगा। तो ये सब जो होता है जिसके कारण हम लोग को बहुत ज्यादा गर्म महसूस होती है। और जितना दूर जाएंगे ट्रॉपिकल रीजन से आगे तो वहां पर क्या होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन मिलेगा। तो जब ट्रॉपिकल रीजन से हम दूर जाते हैं तो वहां पर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हमें प्राप्त होता है। तो अब देखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट किस बात पर निर्भर करती है, तो सन से पृथ्वी की दूरी, और दूसरा चीज है कि पृथ्वी की दूरी, और दूसरा चीज है कि पोजीशन ऑफ अर्थ, अर्थ की पोजीशन, अर्थ की स्थिति क्या है। तो हम लोग अर्थ पर ट्रॉपिकल, जैसे कि मान लीजिए कि सन का हीट हम लोग को ओवरहेड माथे के ऊपर पड़ता है, तो आप कहेंगे अगर बात करें कि यहाँ पर हमारी पृथ्वी इस तरह से है, मदर अर्थ, और इसके जो है ये जो पृथ्वी है, तो ये मान लीजिए कि इस सन को अगर मान लेते हैं, पृथ्वी को मान लेते हैं, यहां से सन क्या होता है कि जितने भी ट्रॉपिकल रेनफॉल, ट्रॉपिकल जगह है वहां पर डायरेक्ट पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी से दूर थोड़ा बढ़ते जाएंगे, ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर जाएंगे, पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, तो सन की लाइट क्या होगी, पहुंच नहीं पाएगी, यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस का अंतर होगा इस रीजन से इस रीजन के बीच सन की लाइट को ट्रेवल करने का। तो यहाँ पर काफी ठंड महसूस होता है, या तो कभी कभी ये फेस ही नहीं कर पाता इस रीजन को, चूंकि ये फेस ही नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ पर कभी कभी दिन भी बहुत लंबे समय का हो जाता है और रात भी लंबे समय का हो जाता है। तो हम इस बात की जिक्र करेंगे, पोल्स ऑफ द अर्थ हैव मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये बताइए, ये इक्वेटर का जोन है और ये पोल्स का जोन है, तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है सन से? तो आप निश्चित कहेंगे कि पोल्स का डिस्टेंस अधिक है सन से। तो पोल का डिस्टेंस सन से अधिक होने के कारण आप क्या समझ सकते हैं, वहां टेम्परेचर कोल्ड होगा या गर्म होगा, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड होगा। कभी कभी पोल्स पर ही ऐसा एज्यूम है, पोल्स पर ही 6 महीना का दिन और 6 महीना के रात भी महसूस किए गए हैं। तो अब हम लोग जानकारी देंगे कि पोल्स ऑफ द अर्थ are at maximum distance from sun, are at maximum distance from the sun. Poles of the earth are at maximum distance from the sun. So due to this sun sunlight have to travel long distance. इसको क्या करना पड़ता है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। this light have to travel long distance and polar region में long distance, so the polar region is cold. इसलिए पोलर रीजन क्या होता है? कोल्ड होता है, which makes them lose much of the heat. और वहां पर लाइट जाते जाते अपने ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी को खो देती है, तो पोलर रीजन इसलिए कोल्ड होता है। अब पोलर रीजन ऑन अर्थ रिसीव्स मिनिमम अमाउंट ऑफ सन्स लाइट, मतलब कि पोलर रीजन जो है हमारे अर्थ का सन के लाइट का मिनिमम, मतलब कि सन हीट का मिनिमम वैल्यू ही रिसीव कर पाती है।
है, इसलिए वहां पर एनॉर्मस ठंड होते हैं। अब ट्रॉपिकल रीजन इज वेरी हॉट एज दैट ऑफ पोलर रीजन इज वेरी कोल्ड। अगर बात करेंगे कोल्ड और हॉट के बारे में तो आपका पोलर रीजन सबसे ज्यादा कोल्ड होगा और ट्रॉपिकल रीजन सबसे ज्यादा गर्म होगा। ट्रॉपिकल रीजन एंड पोलर रीजन आर द टू रीजन ऑफ अर्थ। अब ये नोटिस कीजिएगा, ट्रॉपिकल रीजन एंड पोलर रीजन आर two region of earth which have extreme cold climate, जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेट, which have extreme cold मतलब which have extreme क्लाइमेट कंडीशन, सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर क्लाइमेट कंडीशन, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों केस में एक्सट्रीम है, पोलर में ज्यादा ठंड, ट्रॉपिकल में ज्यादा गर्म, तो दीज हैव टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट, कौन सा फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है? व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट? What are the factor? यहाँ पर you should know it, note factor which affect the climate. Factor which affect the climate. Climate को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? We will discuss. तो टेम्परेचर पहला अगर बात करेंगे तो पहला हो जाएगा temperature and rainfall are the two main important factor. Temperature and rainfall are पहला कौन है फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट में? टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, the two main important factor which determine the climate at a place, which determine the climate at a place। क्योंकि देखिए टेम्परेचर और रेनफॉल जो होता है वो दो मुख्य ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो वहां की जलवायु को डिटरमाइन करने में सहायक होते हैं। पहला टेम्परेचर, दूसरा रेनफॉल। क्लाइमेट ये एल्टीट्यूड, दूसरा अदर फैक्टर which affect the climate of a place, which affect the climate of a place. Other factor which affect the climate of a place is altitude, उसका altitude, ऊंचाई। तो दूसरा फैक्टर है जो एल्टीट्यूड है, वो भी कितना ऊंचा है समुद्र तल से, कितना ऊंचा है समुद्र तल से, कितना नीचा है। तो वेदर इज लोकेटेड ऑन ए हाई माउंटेन और प्लेन, हाई माउंटेन पर होगा तो कूल, प्लेन पर होगा तो थोड़ा गर्म। तो ये चीज जो होता है, फ्लैट ग्राउंड को प्लेन बोलते हैं, और एल्टीट्यूड ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां पर जो होगा क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज कर जाएंगे। तो हम लोग बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि कौन सा फैक्टर जो है वो आपके क्लाइमेट को डिटरमाइन करेगा। तो जो फैक्टर आपके क्लाइमेट को डिटरमाइन करेगा वो पहला है आपका टेम्परेचर, दूसरा है आपका रेनफॉल। और अगर बात करेंगे कि दूसरे अदर फैक्टर्स में, तो एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई, और प्लेन
मतलब प्लेन का अगर बात करेंगे तो फ्लैट सरफेसेस, और एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो ऊंचाई, जैसे माउंटेन रेंज वगैरह, ये सब जो हो गया वो माउंटेन रेंज हो गया। प्लेस जो भी होगा हायर एल्टीट्यूड पर, वहां की क्लाइमेट क्या होगी, कूल्ड होगी, पोलर क्लाइमेट। एंड प्लेन्स में जो होगा वो थोड़ा सा लेस कूल होगा। अब यहां पर तीसरा जो फैक्टर है वो लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू सी। थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट इज लोकेशन ऑफ ए प्लेस, लोकेशन ऑफ ए प्लेस। तीसरा फैक्टर क्या है, लोकेशन ऑफ ए प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू सी, विथ रेस्पेक्ट टू सी, मतलब कोई चीज समुद्र तल से कितना दूरी पर है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। तो बच्चों यहां पर 3 फैक्टर की हमने जिक्र किया है जो समुद्र तट, द टेम्परेचर एट कोस्टल एरिया, जैसे कि बात करेंगे समुद्र तट की बात, तो समुद्र तट से बसे रहने वाले जगहों को कोस्टल एरियाज कहते हैं। तो लोकेशन एट ए प्लेस की बात को चर्चा करते हुए हम ये बात करेंगे कि कोस्टल एरिया की जो जगह होते हैं ना ही बहुत गर्म होते हैं ना ही बहुत ठंड होते हैं। तो लोकेशन ऑफ ए प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू सी इज नाइदर, अगर समुद्र तट से करीब में है तो आपको ना ही ज्यादा ठंड का असर होगा ना ही ज्यादा गर्म का असर होगा। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड दैट डिटरमाइन दैट अफेक्ट योर क्लाइमेट, जो आपकी जलवायु को प्रभावित करता है। तो अब चलते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट आपका हो गया क्लाइमेट हैज ग्रेट इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, effect of climate on living organism, the climate has great effect on living organism। तो बात करेंगे climate has great effect on living organism, मीन्स जलवायु का जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का अर्थ बच्चों ये प्लांट एंड एनिमल दोनों पर, प्लांट और एनिमल दोनों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पार्टिकुलर हैबिटेट में तभी तक रह सकते हैं जब वो उसके बॉडी के लिए सूटेड हो, और जब उसके बॉडी के लिए सूटेड नहीं होंगे तो वो उस हैबिटेट में नहीं रह पाएंगे। सपोज पेंगुइन को अगर ला के ट्रॉपिकल जगह पर रख दिया जाए तो जल्दी सर्वाइव नहीं करेंगे। और दूसरा चीज कि अगर कैक्टस जो है वो जान ही रहे हैं कि ज्यादा मरुभूमि डेजर्ट एरिया में कैक्टस ग्रो करते हैं, तो कैक्टस को लाके अगर उसके हैबिटेट को चेंज कर देंगे तो वो नहीं ग्रो कर पाएगा। एक्वेटिक मतलब मछली को लाके लैंड पर रखें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन पार्टिकुलर हैबिटेट ओनली इफ इट्स बॉडी इज सूटेड फॉर दैट एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलर हैबिटेट में तभी रह सकते हैं जब उसके बॉडी जो है उस क्लाइमेट के लिए सूट करे, तभी वो रह पाएंगे। एंड क्लाइमेट, द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक बॉडी फीचर। अब यहां पर बात करेंगे जो सूट कर गया, बॉडी में सूट कर लिया, तो मतलब वो अडेप्ट कर लिया। तो बात है यहां पर सूट करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म का बॉडी अपने अपने तरफ से एडेप्टेशन में माहिर होता है, जैसे अनुकूलन कर लेता है। जैसे कि देखिए जितने भी अगर मान लीजिए कि कोल्ड क्षेत्र के जानवर हैं, उनके पास कुछ हेयर स्टाइल, कुछ फर, कुछ शरीर के अंदर फैट का डिपोजिशन ज्यादा होता है आम जगह की अपेक्षा, और उनके जो है बॉडी सरफेस एरिया कम होते हैं ताकि कम से कम हीट बॉडी से निकल पाए। तो अब क्लाइमेट जो है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक, अब यहाँ पर एक बात होता है कि एनिमल क्यों वहां पर उस क्लाइमेट में रह गए, क्योंकि उस क्लाइमेट में अडेप्टेड हो गए। हम पोलर रीजन में नहीं रह पाएंगे बिकॉज वहां के टेम्परेचर इतने कम है कि हमारे रहने के लिए हमारा बॉडी जो है उस पर
एडेप्टेड नहीं है, हमारा बॉडी उस जगह पर के लिए एडेप्टेशन में नहीं है। तो एडेप्टेशन एक टर्म है, एडेप्टेशन। व्हाट इज एडेप्टेशन? तो वी विल डिस्कस एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या हुआ? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी, द presence of a specific feature which enable presence of a specific feature which enable an animal or plant animal or plant to live in particular habitat, to live in particular habitat, तो बच्चों एडेप्टेशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर, मतलब एक स्पेसिफिक बॉडी फीचर आपके अंदर है। सब और सभी जीव के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फीचर है उस क्लाइमेट के प्रति, विच एनेबल एन एनिमल और प्लांट, दोनों के लिए, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एन एनिमल और प्लांट टू लिव पार्टिकुलर हैबिटेट, उस हैबिटेट में रहने के लिए वो इसलिए एडेप्टेड है, टू लिव इन पार्टिकुलर हैबिटेट। एडेप्टेशन इन एनिमल, अब यहां पर एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेटिक कंडीशन, यहां पर हेडिंग दीजिएगा कि एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशन, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेटिक कंडीशन। एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशंस में पहला पोलर रीजन में रहने वाले कैसे होंगे, दूसरा ट्रॉपिकल रीजन में कैसे रहने वाले कैसे होंगे, और तीसरा जो होगा, तो हमारे अर्थ में दो तरह के पोल्स हैं। तो पहला अगर हम बात करें एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेटिक कंडीशन में, पहले हम लोग चलेंगे देखिए पोलर रीजन पर। ये हो गया पोलर रीजन। पोलर रीजन की बात करेंगे मतलब ध्रुवीय क्षेत्र, मतलब पृथ्वी का दो पोल होता है। अगर ये इक्वेटर है, इक्वेटर, तो इसके जस्ट यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, इन दोनों रीजन में जो है एनिमल कैसे एडेप्टेशन है, यहाँ पर रहने वाले एनिमल यहाँ नहीं है, यहाँ पर रहने वाले एनिमल यहाँ नहीं है, दोनों कोल्ड कंडीशन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि दोनों रीजन्स में एनिमल्स जो हैं कैसे रह सकते हैं इतने ठंड पड़ने के बावजूद, जो कि -15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -20-25 तक भी तापमान चला जाता है, वहां पर इनका सर्वाइवल कैसे हो पाता है। तो वी विल डिस्कस कि उनके बॉडी में कुछ ऐसे वेरियस फीचर हैं, मतलब कि देखिए ये आपका हमारी मदर अर्थ, मतलब कि ये इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब यहाँ पर अगर हम नॉर्थ पोल की बात करेंगे तो यहाँ भी काफी ठंड है, साउथ पोल पर भी काफी ठंड है। तो यहाँ इतनी ठंड है लेकिन विदाउट क्लॉथ एंड ऑल ये एनिमल यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। हम लोग जैसे कि गर्मी में सूती वस्त्र पहनते हैं, ठंडा में उलन वस्त्र पहनते हैं, बरसात में रेन कोट पहन लेते हैं, तो बिना उस तरह के कंडीशन के साथ ये जो है वहां पर किस तरह से अनुकूलित है, ये किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके बॉडी फीचर्स कैसे हैं कि वो इस वातावरण में भी सरवाइव कर रहे हैं। तो इस वातावरण में सरवाइव करने के लिए उनके बॉडी में एक पार्टिकुलर चेंज होता है, पार्टिकुलर पार्टिकुलर बदलाव होते हैं जिसको एडेप्टेशन कहते हैं। तो कैसे एनिमल्स यहाँ पर एडेप्टेड हुए हैं रहने के लिए, कैसे अनुकूलित हुए हैं। तो पहले हम लोग चलेंगे पोलर रीजन के बारे में, हाउ द पोलर रीजन एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिव इन दिस कंडीशन। तो बच्चों पहले पोलर रीजन के बारे में बात करेंगे। तो पोलर रीजन में आप पढ़े होंगे कि बहुत ठंड होती है। तो पोलर रीजन में जब पढ़े हैं बहुत ठंड होती है, तो हम पोलर रीजन की चर्चा कर रहे हैं। तो ये पोलर रीजन, पोलर रीजन, पोलर रीजन क्या है? आवर अर्थ हैज टू पोल्स, our earth
पोल्स। हमारे अर्थ के दो पोल्स होते हैं, पहला हो गया नॉर्थ पोल, दूसरा हो गया साउथ पोल। हमारे अर्थ हैज टू पोल, एक हो गया नॉर्थ पोल और दूसरा हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तब ऐसे बात करेंगे, ये नॉर्थ पोल और एरिया सिचुएटेड नियर द पोल्स, एरिया situated near the poles, area situated near the poles, area situated near the poles are called polar region. Area situated near the poles are called polar रीजन। जो पोल्स के पास सिचुएटेड रहते हैं उनको पोलर रीजन कहते हैं। सम ऑफ द वेल नोन कंट्रीज, कुछ कंट्री जो पोलर रीजन में सिचुएटेड हैं, सम कंट्रीज का नाम बता देते हैं आपको। सम कंट्रीज वहां पर काफी ठंड पड़ेगी। सम कंट्रीज दैट आर सिचुएटेड near polar region, some countries that are situated near polar region are, पहला हो गया कनाडा। पहला देखिए कनाडा, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये हो गया कनाडा, पहला कनाडा। दूसरा हो गया ग्रीनलैंड, ये भी बहुत बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सेकेंड आपका हो गया ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड क्या है, ये खासकर डेनमार्क में, ग्रीनलैंड। तो पोलर रीजन के क्षेत्र की जानकारी दी जा रही है। थर्ड है, पहला हो गया कनाडा, दूसरा हो गया ग्रीनलैंड। आइसलैंड, नॉर्वे, लैंड, फोर्थ हो गया नॉर्वे, फिफ्थ हो गया स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, फिनलैंड, अलास्का। सेवेंथ हो गया आपका अलास्का। एट्थ हो गया अलास्का कहां पर है, इन यूएसए, इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अलास्का। एंड साइबेरिया रीजन इन रसिया। और एट्थ साइबेरिया रीजन इन रसिया, साइबेरिया रीजन इन रसिया। सो बच्चों, हमारे देखिए सबसे पहले हमारे अर्थ को ध्रुवीकरण दो ध्रुवों में बटा हुआ है। दो ध्रुव मतलब एक साउथ पोल, इसके बारे में हायर क्लास में बच्चा से चर्चा करेंगे, और दूसरा हो गया नॉर्थ पोल। तो एरिया, जितने भी एरिया पोल्स के करीब होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग, वी से दम एज अ पोलर रीजन। देखिए पोलर रीजन, हम लोग जो भी हैं, अगर पोल्स के करीब कोई चीज है तो वो पोलर रीजन है। तो इसके हर आधार पर कुछ ऐसे देश भी हैं जो पोलर क्षेत्र में है, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में बात करेंगे। तो पहला कनाडा, ये कनाडा संसार का सबसे दूसरा बड़ा देश है। दूसरा है ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हेलसिंकी इसकी राजधानी है। अलास्का यूएसए में है। साइबेरिया रसिया में है। रसिया लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अभी तक बना हुआ है। तो रसिया का जो साइबेरिया भाग है वो आपका पोलर क्षेत्र में है, वो पोल्स की तरफ है। तो साइबेरिया इन रसिया इज अ पोलर रीजन, फाउंड इन पोलर रीजन। ऑल दिस कंट्री जनरली कहां पर है, जितने भी ये कंट्रीज हैं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा अगर बात करेंगे, ये जितने भी कंट्रीज हैं ये सारे के सारे कंट्रीज आपके नॉर्थ पोल के तरफ हैं। दिस कंट्रीज आर बिलोंग टू नॉर्थ पोल रीजन, और इसको क्या बोलते हैं, इस कंट्री को आर्कटिक रीजन, इसको बोलते हैं
आर्कटिक रीजन, आर्कटिक क्षेत्र का जो है ये सब देश है। दीज आर द आर्कटिक रीजन के ये क्षेत्र है। अब साउथ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ, तो नॉर्थ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ, तो मतलब की बात करेंगे अगर अर्थ के बारे में, तो नॉर्थ पोलर मतलब नॉर्थ पोलर रीजन में ये सारे कंट्रीज हैं। देखिए नॉर्थ पोलर में कौन हो गया, कनाडा, ग्रीनलैंड आपका हो गया, इसके बाद आइसलैंड, इसके बाद नॉर्वे, इसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, साइबेरिया इन रसिया, और ये नॉर्थ पोलर रीजन में है। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्कटिक रीजन। साउथ पोल जो होता है उसको बोलते हैं, स्नो से ढका रहता है, इसको बोलते हैं साउथ पोलर रीजन को, खास कर ये एंटार्क्टिक रीजन है, एंटार्क्टिक रीजन। ये हो गया आपका एंटार्क्टिक रीजन। साउथ पोलर रीजन को हम लोग एंटार्क्टिक रीजन कहते हैं। और इसमें जो होता है दोनों क्षेत्र ऐसे होते हैं जो प्रायः पूरी तरह से ठंड से भरे होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पोलर रीजन के बारे में। तो पोलर रीजन में एक्सट्रीम ठंड पड़ने के बावजूद वहां पर कुछ ऐसे भी जानवर हुए हैं जो अपने आप को पूरी तरह से अनुकूलित कर लिए हैं उस क्षेत्र में रहने के लिए, पूरी तरह से एडेप्टेड हो गए हैं उस क्षेत्र में रहने के लिए। तो अब हम लोग इस क्षेत्र में रहने वाले जानवर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पोलर रीजन की हमने व्याख्या कर दी कि पोलर रीजन कहां पर है, और पोलर रीजन नॉर्थ और साउथ पोल दोनों को मिला के ये पोलर रीजन बनता है, जिसमें जितने भी कंट्रीज आपके आते हैं वो नॉर्थ पोलर रीजन में आते हैं, जिसको आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं। दिस इज नोन एज आर्कटिक रीजन। एंड नेक्स्ट जो है, अगर आपके साउथ पोल की बात कही जाए तो साउथ पोल के क्षेत्र में सबसे बड़ा चीज जो है उसको एंटार्क्टिक रीजन कहते हैं। वो चारों तरफ से बर्फ से ढका होता है, मगर दोनों ही क्षेत्र वहां पर सूरज की पड़ने वाली प्रकाश की किरणें बहुत कम होती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहां 6 मंथ के दिन और 6 मंथ के रात होने शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर लोग इग्लू मतलब बर्फ से बने घरों में रहना शुरू करते हैं। तो आज था हमारा पोलर रीजन के बारे में क्लास चला था, पोलर रीजन क्या है। अब अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल्स। थैंक यू।